हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मुझे मतलब है बस मेरे कामयाब होने से, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। दोस्तों आज का युवा ना सबसे अधिक परेशान है दोस्तों इसी बात को लेकर के। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूत स्टूडेंट वो होगा जिसके दिल टूटे हैं, अपने रूठे हैं और सपने टूटे हैं, फिर भी वो मेरा क्लास देख रहा है। बस एक संकल्प के साथ देखते रहिए दोस्तों, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ना। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और दोस्तों कंटेंट का ढेर लगने वाला है, इसलिए दिल थाम करके बैठिएगा, नोटबुक निकाल लीजिएगा दोस्तों। ये टोटल दोस्तों 6वां सेशन कंप्लीट हो चुका है, ये 7वां खंड है। जैसा कि आपको पता है हम कब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि दोस्तों कंप्लीट हमारा 150 क्वेश्चन नहीं हो जाता है ना। और चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF चलिए दोस्तों लेकर भोले का नाम और शुरू करते हैं आज का शुभ काम। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आपके शुभ दिन की शुरुआत शुभ क्वेश्चनों के साथ करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। एक अर्ध परिवर्तित पावर का परिवर्तन कितने चतुर्थांश में करता है ना। दोस्तों बेशक ये क्वेश्चन ना आपके लिए नई क्वेश्चन होगी, लेकिन दोस्तों इसको खदेड़ खदेड़ के ना हम अभी पुराना कर देते हैं, बस आप मेरा साथ देते रहना दोस्तों। देखिए क्या है, अर्ध परिवर्तित का मतलब होता है दोस्तों थायरिस्टर। समझिए आप इसको क्या समझना है, थायरिस्टर। एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यानी कि जो हमारी AC सप्लाई होती है ना दोस्तों, वो कैसे चलती है, वो कितने चतुर्थांश में चलती है। तो AC सप्लाई खुद दोस्तों 4 चतुर्थांश में चलती है ना। यहां से देखिएगा ये पॉजिटिव इसका क्षेत्र हो गया और नीचे वाली दोस्तों निगेटिव क्षेत्र है ना। यहां से 0 से चलती है 90 तक जाती है, 90 के बाद 180 अंश पर आती है, फिर नीचे 270 अंश पर आएगी, फिर यहां 360 अंश पर आएगी। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, देखिएगा माय डियर, है ना। ये दोस्तों हर एक चतुर्थांश ना 90 अंश का है और ये है 180 अंश, यहाँ होगा 270 अंश और यहाँ पर होता है दोस्तों 360 अंश। कुल मिलाकर के एक खंड दोस्तों 90 अंश का होता है, वही चतुर्थांश आपसे कहा गया है। अब सुनिएगा, जो आपकी थायरिस्टर होती है ना दोस्तों, जब थायरिस्टर को हम ऑन करते हैं तो शुरू में देखिए जब सिग्नल का पल्स दोस्तों 0 से 90 डिग्री पर जाती है, 0 से 90 डिग्री पर जब AC इनपुट सिग्नल रहता है दोस्तों, उस समय जब आप थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो आपकी थायरिस्टर दोस्तों रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। किसके रूप में दोस्तों, रेक्टिफायर के रूप में। इस समय यह AC को दोस्तों DC में परिवर्तित कर रही होती है। इस समय क्या करती है, AC को DC में परिवर्तित करती है। किस दोस्तों, इसको हम फायरिंग एंगल के नाम से जानते हैं। तो 0 से लेकर के 90 अगर फायरिंग एंगल का मान है तो आपका SCR थायरिस्टर दोस्तों रेक्टिफायर के रूप में काम करेगी। ये नोट कर लीजिएगा। अगर वही SCR दोस्तों, उसमें जो सिग्नल गेट के द्वारा हम दे रहे हैं उस सिग्नल का मान 90 से लेकर 120 है दोस्तों, उसमें अगर फायरिंग एंगल का मान 90 से 180 अंश है तो वही दोस्तों इन्वर्टर के रूप में काम करेगी। किस रूप में दोस्तों, इन्वर्टर के रूप में। इन्वर्टर दोस्तों DC को AC में कन्वर्ट कर रही होती है। तो इन्वर्टर का फायरिंग एंगल क्या होगा माय डियर, 90 से 180 डिग्री के 90 से 180 डिग्री अगर फायरिंग एंगल थायरिस्टर का है तो वो इन्वर्टर के रूप में काम करेगी। अगर 0 से लेकर के दोस्तों 90 डिग्री तक फायरिंग एंगल है तब वो रेक्टिफायर के रूप में काम करेगी। फिर दोस्तों क्या होता है, ये जो आपकी सप्लाई चलती चलती 180 पर आकर के दोस्तों निगेटिव रीजन में चली जाती है ना, उस समय आपका जो थायरिस्टर है वो दोस्तों ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो रिवर्स बायस में चली जाती है और रिवर्स बायस में कभी दोस्तों वो जो जंक्शन बन नहीं पाता, इसलिए वो काम नहीं करता है। तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि 270 से यानी कि दोस्तों 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री अगर फायरिंग एंगल का मान है दोस्तों, फायरिंग अगर एंगल का मान कितना है 180 से लेकर के 360 डिग्री, तब आपका दोस्तों
थायरिस्टर किस रूप में काम करेगा? तो दोस्तों किसी रूप में वो काम नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, अर्ध परिवर्तित, है ना। वापस आते हैं दोस्तों, हम बहुत आगे चले गए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक एक करके पूछा गया है। कोई एमपीटीओ में पूछा है, कोई इसरो में पूछा, कोई डीएमआरसी में पूछा, कोई यूपीपीसीएल में पूछा, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए ना कि 3 फेज का जो अर्ध परिवर्तित है, कौन सा? 3 फेज का अर्ध परिवर्तित, इसमें अगर दोस्तों फायरिंग एंगल का मान पूछे, है ना, फायरिंग कोण का मान, तो होता है दोस्तों 120 डिग्री। अगर दोस्तों इसी में पूछ दे आपको विलोप एंगल, कौन सा दोस्तों? अगर इसी में विलोप एंगल के बारे में पूछे, इसका मान कितना होता है? तो 110 डिग्री होता है। इसको भी दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। लेकिन हमें दोस्तों यहां 3 फेज के नहीं, सिंगल फेज के बारे में पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री दोस्तों, कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। तो यही क्या होगा, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों ये परिवर्तित का मतलब है इन्वर्टर, और इन्वर्टर कैसे काम कर रहा है? जब दोस्तों 180 डिग्री वाली फायर एंगल पर है, और हर एंगल देखिए 90 डिग्री का है, इसीलिए 9 चौके 36, 360 दोस्तों आपका जो साइन वेव वाली वो कर्व चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 92। निम्नलिखित विकल्पों में से ऋणात्मक तापमान की विशेषता रखने वाली पदार्थ कौन सी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा, है ना। बस एक बार दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा 92 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दोस्तों जो निगेटिव टेम्परेचर होता है दोस्तों उसकी विशेषता रखने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिएगा वो है आपका माइका, है ना। माइका दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जो आपकी एल्यूमिनियम, पीतल और क्रोमियम हो गया ना दोस्तों, ये क्या है? ये सब के सब दोस्तों किस रीजन में आते हैं, यानी किस श्रेणी में आते हैं? ये पीटीसी की श्रेणी में आते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एल्यूमिनियम का आप गर्म करेंगे ना, इसमें दोस्तों जब हीट करेंगे तो इसके अंदर का दोस्तों जो इसकी प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस, वो चार्ज हो जाता है। और रेजिस्टेंस जितना अधिक चार्ज होगा ना माय डियर, वो क्या करेगा? करंट को दोस्तों कंट्रोल कर लेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, है ना। ये इसके अंदर की क्वालिटी है। और माइका दोस्तों जो है ना, ये एनटीसी के अंतर्गत आती है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखेगा, है ना, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसकी क्या विशेषता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, उस टेम्परेचर को ये आसानी से फ्लो करा सकता है। आपने देखा होगा कि जो दोस्तों इस्त्री होता है, प्रेस, वो प्रेस क्या होता है कि जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वो माइका ही होती है दोस्तों। वो क्या होती है? वो माइका होती है। वो हीट को ट्रांसफर कराती है, माइका खुद हीट जनरेट नहीं करती। नाइक्रोम वाली जो प्लेट होती है इस्त्री का, वो हीट जनरेट करती है, लेकिन कपड़े तक हीट कैसे पहुंचती है? माइका के थ्रू, है ना। तो माइका क्या करती है दोस्तों? ये एनटीसी की श्रेणी में रखा गया है और ये हीट को ट्रांसफर बड़े ही फास्ट तरीके से कराती है ना। चलिए दोस्तों अब तबाही मचाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। जो माइका है ना आपका भाई साहब, ये जो माइका, फाइबर, कांच और एस्बेस्टस है ना, पदार्थों को इंसुलेटर के वर्ग में शामिल किया गया है। ब्रो आपको ये बताना है कि इस इंसुलेटर को ना किस श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, इसको वर्ग बी, केवल वर्ग बी ही नहीं दोस्तों, क्लास सी है ना, सॉरी क्लास जो एफ प्रकार का है ना, क्लास एफ में भी दोस्तों इन्हीं पदार्थों को रखा गया है। और क्लास देखिएगा, क्लास बी का टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन क्लास एफ का ना 55 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 155 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी तापमान सीमा होती है। देखिएगा जो वर्ग सी है दोस्तों, इसका तापमान रेटिंग होता है 200 से लेकर के 255 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 200 से लेकर के 255 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास डी प्रकार का कोई मटेरियल होता नहीं है। और क्लास ई में दोस्तों 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? तापमान रेटिंग होती है। तो आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, और 1 नंबर दोस्तों आपके हवाले हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसमिशन लाइनों में जो कोरोना का प्रभाव लाइन
ट्रांसमिशन लाइनों में कोरोना का प्रभाव लाइन के किस फैक्टर पर निर्भर करती है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन ना दोस्तों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना। ये भी आप नोट करते चलिएगा। मौसम की उमस, तार के करंट प्रवाह की चालकता पर, तार की प्रतिरोधकता पर, लाइन की ऊंचाई पर। हाइट से दोस्तों कोई इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब है मौसम की उमस पर। देखिएगा ये जो मौसम की उमस वाली शब्द है दोस्तों, ये कंफ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि देखिए उमस, अगर मौसम खराब हुआ ना भाई साहब, तो गर्मी के समय भी मौसम आ सकती है, उमस आ सकती है ना। ये तो मौसम पे ही डिपेंड है। अगर मौसम खराब हो गया तो बरसात में भी दोस्तों क्या होगी? उमस आएगी, ठंडी में भी उमस आएगी। तो उमस मौसम पे डिपेंड करता है, कभी भी उमस आ सकती है। इसीलिए दोस्तों आंसर क्या होगा? मौसम की उमस पर, है ना। इसी के साथ में और कुछ कंटेंट लेते जाइए दोस्तों, जो मैं ना खासकर आपको देने के लिए लाया है। क्या है कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों, इस ट्रांसमिशन लाइन में यहां पर गौर से सुनिएगा। ये मान लीजिए कि कंडक्टर है, ये दोस्तों क्या है? ये दो कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अगर हम दोस्तों मान लीजिए 765 किलो वोल्ट वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। कितना? 765 किलो वोल्ट। 765 किलो वोल्टेज कौन सी वोल्टेज कहलाएगी? तो दोस्तों मैं इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज नाम दे सकता हूं। कौन सी वोल्टेज दोस्तों? ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसी को हम दोस्तों फेज वोल्टेज के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं, बुला सकते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज दोस्तों एक होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना दोस्तों, ये हमेशा अधिक होगी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से। इसको दोस्तों क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को ना हम गंभीर विघटनकारी वोल्टेज कहा जाता है। इसको गंभीर विघटनकारी वोल्टेज इसको हिंदी में कहा जाता है। तो सुनते चलिएगा कि जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना, अधिक होती है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से। इस कंडीशन में कोरोना होता है ना। और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किस वोल्टेज को कहा जाता है? जिस पर दोस्तों जस्ट कोरोना चालू हो जाती है ना। जिस पर जस्ट कोरोना दोस्तों चालू हो जाती है, उसी को कहा जाता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो जब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज अधिक होगी, तभी जाकर के दोस्तों क्या होगा? कोरोना जैसा कोई हानि होना स्टार्ट हो जाएगी। और होता क्या है कि जैसे ही दोस्तों इसमें देखिए, मान लीजिए दो तारों के बीच में अभी क्या है? एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इस एयर के पार्टिकल्स का दोस्तों जो एयर है ना, इसका डाई इलेक्ट्रिक दोस्तों स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 21,000 वोल्ट। कितना? 21,000 वोल्ट। यानी कि 21,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज अगर दोस्तों इन दोनों तारों के बीच में जो एयर है, इस पे आ गया ना प्रेशर, 21,000 वोल्टेज से अधिक। वोल्टेज क्या है? एक प्रेशर है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि एयर के माध्यम से ना बैगनी कलर का एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, और दोस्तों वो इस वाले तार से इस वाले तार में क्रॉस हो जाएगी, है ना। इसी को कहा जाता है कोरोना। और फिर दोस्तों ये क्या? एक गैस रिलीज करती है जिसका नाम है दोस्तों ओजोन गैस, जिसको हम ओजोन गैस के नाम से जानते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यही होता है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर अधिक है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से, तभी जाकर के दोस्तों आपका कोरोना हानि होगा, है ना। अन्यथा अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज अधिक हो गया ना, तो इस कंडीशन में दोस्तों कभी भी कोरोना लॉस नहीं होता है ना। ओके रिपोर्ट है दोस्तों। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना, तो आप दोस्तों बिल्कुल थम्स अप करके और कमेंट करके बताइए कि बिल्कुल चीज़ें ओके रिपोर्ट चल रही है ना। बिल्कुल दोस्तों तैयारी में जान लाना है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस तैयारी में दोस्तों जान डालना है, और एग्जाम में तबाही मचाना है आपको। और तबाही आप तभी मचा सकते हैं जब ऐसे क्वेश्चन ना दोस्तों आपके कंट्रोल में होंगे, है ना। कैथोड किरण दोलनदर्शी का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? अगर मैं कह दूं दोस्तों कि आपके अंदर का सबसे अहम हिस्सा क्या है, तो आप कहेंगे कि दिल। ना 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 भाई, दिल मत कहना। दिल तो हमेशा धोखा देता है। दिल क्या है? दिल हमेशा धोखा देता है, आपको गुमराह करके दिल रखता है। दिल आपके अंदर का अहम हिस्सा नहीं है, दिमाग है। दिमाग कभी धोखा नहीं देता है ना। और दिमाग ही दोस्तों ऐसा है, अगर दिमाग से ही तैयारी करेंगे ना, तो ही दोस्तों बेड़ा पार होगा। तो हमारा दोस्तों दिमाग नहीं, हमारा दिमाग है सबसे अहम हिस्सा। लेकिन जो दोलन
दोलनदर्शी है दोस्तों, इसका अहम हिस्सा क्या है, ये भी पूछा जाएगा ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोलनदर्शी का डिस्प्ले या एनोडिक इलेक्ट्रॉन या कैथोड नलिका, तो इसमें दोस्तों कैथोड नलिका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो कैथोड नलिका है दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों हीट करते हैं ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसमें से क्या रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब दोस्तों थॉमसन भाई साहब है ना, जब थॉमसन भाई साहब अपने एक्सपेरिमेंट में दोस्तों इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने पाया कि कैथोड वाले रॉड को अगर हम हीट करते हैं ना, तो वहां से क्या निकलते हैं, वहां से दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना भाई साहब, हमें तो पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिस टाइम पर वो इन्वेंशन कर रहे थे, तो क्या उनको पता रहा होगा कि इसको, इस कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं? उनको नहीं पता था, फिर भी उन्होंने खोज किया और नाम भी दिया। हमें तो आज पता है कि जो हीट वाला इलेक्ट्रॉन है, कैथोड इलेक्ट्रोड है, उसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, इतना मतलब कि पावरफुल होते हैं दोस्तों कि ये ठोस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ठोस पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, गैस है या फिर दोस्तों निर्वात है, इन सभी में ना ये क्या कर सकता है, बिल्कुल दोस्तों सीधी रेखा में गमन कर सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों, सीधी रेखा में ये गमन कर सकती है। इतना पावरफुल है इलेक्ट्रॉन, हल्के में मत लीजिएगा इनको, तभी तो दोस्तों ये करंट को फ्लो करा सकते हैं, है ना, तो है ना पावरफुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं, किसी मोटर के स्थिरक, घूर्णक, वाइंडिंग तथा वायु अंतराल है ना में से किसी भी स्थिति में सबसे अधिक दोस्तों रिलक्टेंस होने के कारण जो अधिकतम ऊर्जा भंडारण है ना दोस्तों, वो कहां पर होता है, वो वाइंडिंग में, स्थिरक में, घूर्णक में या वायु अंतराल में? तो दोस्तों वायु अंतराल में। बिल्कुल तैयार रहिएगा दोस्तों एक नई चीज सुनने के लिए। अगर मैं आपसे ये कह दूं दोस्तों, स्टेटर प्लस रोटर, इन दोनों के बीच में दोस्तों अगर मैं ये आपसे कहूं कि एयर गैप का मान कितना होता है, तो 0.5 mm दोस्तों इसका क्या होता है, एयर गैप होता है। नोट करिएगा किस एयर गैप की बात कही जा रही है इस क्लास में, तो दोस्तों इस एयर गैप की बात कही जा रही है इस क्वेश्चन में, है ना। ये जो एयर गैप है दोस्तों 0.5 mm का एयर गैप होता है, इसको आप नोट करते चलिएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एयर गैप। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि एयर गैप है ना दोस्तों, जितना कम हो सके ना उतना रखना चाहिए। अगर जितना कम एयर गैप होगा ना, लीकेज उतना ही कम फ्लक्स होगी, और लीकेज कम, फ्लक्स को लीकेज कम करने के लिए और कौन सी विधि है दोस्तों, पोल शू का प्रयोग करके भी फ्लक्स को हम क्या कर सकते हैं, लीकेज होने से बचा सकते हैं। किसी डीसी मशीन में प्रतिगामी वाइंडिंग के संबंध में कौन सा समीकरण सही है? देखिए प्रतिगामी जो है ना दोस्तों, ये प्रतिगामी जो है, प्रतिगामी का मतलब क्या होता है, तो प्रतिगामी का मतलब भी सुनते जाइए दोस्तों, रिट्रोग्रेसिव। इसका मतलब क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में दोस्तों एक खास बात होती है कि इसमें देखिएगा जो बैक पिच और जो फ्रंट पिच होता है दोस्तों, इसमें कैसा अनुपात होता है, तो बैक पिच दोस्तों छोटी होती है और फ्रंट पिच क्या होती है, बड़ी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों आपसे प्रगामी के बारे में पूछा होता है, यानी कि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के बारे में पूछा होता है, तब दोस्तों इसमें क्या हो जाता, बैक पिच और फ्रंट पिच। ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है मुझे, है ना। कल भी दोस्तों, कल के क्लास में भी एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, शायद आपने वहां तक उस क्लास को देखा नहीं। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, तो आप जरूर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, है ना, आप मिस कर रहे हैं। अगर आप पूरे क्लास को नहीं देखेंगे ना, तो आप मिस कर रहे हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल फीलिंग के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, आप मिस कर रहे हैं। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इस क्लास का, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 98 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, 105 तक खड़ा रहूंगा आपके सामने। जब तक 105 क्वेश्चन नहीं आ जाता तब तक दोस्तों मैं कलम अपने से दूर करने वाला नहीं हूं। किसी डीसी मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग का आकार कैसी होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। मोटा तार, है ना, क्या है, मोटा तार और कम घुमाव। अगर तार मोटा है ना दोस्तों, तो घुमाव क्या होगा, कम होगा। ये बिल्कुल लाजमी सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि जो डीसी मोटर का ये जो सीरीज वाइंडिंग होती है ना दोस्तों, इस सीरीज वाइंडिंग का दोस्तों टर्मिनल
किस नाम से इसको हम दर्शाते हैं? तो दोस्तों D1 तथा D2 नाम से। किस नाम से? D1 तथा D2 नाम से। मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको याद दिला दूं कि जो आप इस प्रकार से वाइंडिंग लपेटते हैं ना दोस्तों, इस वाइंडिंग में दो टर्मिनल निकल गए है ना, ये एक पॉइंट है, इसको हम दोस्तों D1 नाम दे देंगे। ये दो पॉइंट है, इसको हम क्या नाम दे देंगे? D2 नाम दे देंगे। यहां से एक और ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा भाई साहब, अगर डीसी सीरीज मोटर है, उस डीसी सीरीज मोटर का अगर मान लीजिए कि फील्ड वाइंडिंग है, वो फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार से टूट गया ना भाई, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना? अगर टूट गया, ये कार्बन ब्रुश है इस प्रकार से, अगर ये टूट गया तो क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर ना बड़ा इजी इसका आंसर है। अगर ये यहाँ पर टूटा हुआ है, ब्रेक हो गया है, तो मोटर आपकी हाई स्पीड से चलेगी या मोटर आपकी दोस्तों रुक जाएगी? तो क्या इसका सही आंसर होगा? मोटर आपकी दोस्तों स्टॉप हो जाएगी। मोटर क्या होगी? तुरंत रुक जाएगी, क्योंकि इसी से वाइंडिंग, इसी वाइंडिंग से सप्लाई जा रही है। जब सप्लाई ही दोस्तों आगे नहीं पहुंचे तो बताइए मोटर की किस प्रकार से चलेगी, है ना? डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल फ्लक्स कंट्रोल विधि द्वारा कैसा स्पीड दोस्तों आपको प्राप्त होता है, ये बताना है। पहले के बराबर स्पीड प्राप्त होगी तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत, पहले से अधिक स्पीड प्राप्त होगी तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। यही तो हमें चाहिए, है ना? हाई स्पीड हो चाहिए। इसके फिनोमिना को समझते हैं कि देखिए, जब मोटर की दोस्तों स्पीड कंट्रोल आप फ्लक्स को कंट्रोल करके कर रहे हैं ना, तो कुल मिला जुला कर दोस्तों प्रतिरोधक का यहां पर रोल हो रहा है। किसका रोल चल रहा है? प्रतिरोधक ही दोस्तों पूरा गेम को बदल रहा है। अगर आप R का मान बढ़ाते हैं ना भाई साहब, तो I का मान तुरंत घट जाएगा, जिससे फ्लक्स का भी मान घट जाएगा, जिससे मोटर का जो RPM है ना दोस्तों, उसका मान बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से आपने R को बढ़ाया तो RPM बढ़ गई, है ना? बीच में जो गेम हुआ ना दोस्तों, उसको तो आप भूल जाइए, लेकिन यहां देखिए R को बढ़ाया तो RPM बढ़ गया, है ना? कितना कनेक्शन है एक दूसरे का। आपको ध्यान इसको रखना है कि फ्लक्स भी घट जाएगी, जिससे क्या हो, करंट भी घटेगी, जिससे फ्लक्स घट जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा, जो N होता है ना वो दोस्तों, वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। फ्लक्स घटी तो N दोस्तों क्या होगी? इसकी भी दुर्घटना घटी, यानी कि RPM बढ़ गया। लेकिन एक बात है दोस्तों, इस प्रकार के मोटर में जब भी आप फ्लक्स को कंट्रोल करके मोटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको जो शंट वाइंडिंग है ना दोस्तों, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस वाइंडिंग के सीरीज में आपको क्या लगाना होगा? इंटरपोल वाइंडिंग। कौन सा दोस्तों? इंटरपोल वाइंडिंग। आप कहेंगे कि इंटरपोल वाइंडिंग का यहां पर क्या रोल है? तो रोल है ना यार, क्या रोल है? इंटरपोल वाइंडिंग अगर आप नहीं लगाते हैं, एक ऐसा मोटर जिसका फ्लक्स बहुत कम है और निम्न मान के फ्लक्स की कंडीशन में मोटर को अगर आप स्टार्ट करते हैं, तब दोस्तों शंट मोटर में ना बहुत अधिक कम्यूटेशन होगा, और कम्यूटेशन को रोकने के लिए आपको दोस्तों इंटरपोल वाइंडिंग लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसीलिए दोस्तों सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज क्रम में आपको क्या करना है? इंटरपोल वाइंडिंग को कनेक्ट करके रखना है। आई नियमानुसार पृथ्वी रॉड जस्तीकृत इस्पात पदार्थ में किस पदार्थ के नट बोल्ट प्रयोग की जाते हैं? देखिएगा, पृथ्वी रॉड का मतलब है दोस्तों, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थिंग, है ना? अर्थिंग रॉड की बात कर रहा है। अगर जस्तीकृत इस्पात आप पदार्थ आपने इस्तेमाल किया है, तो नट बोल्ट भी दोस्तों किसके होना चाहिए? बेशक दोस्तों जस्तीकृत इस्पात के ही नट बोल्ट आपको यूज करना है। यह किस एक्ट में कहा गया है दोस्तों? जो आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, IE जो दोस्तों एक्ट है ना, वो 33 एक्ट जो है, ये दोस्तों घरेलू अर्थिंग के बारे में आपको जानकारी देती है। किसके बारे में? घरेलू अर्थिंग के बारे में आपको जानकारी देती है। वहीं पर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों जो एक्ट 61 है ना दोस्तों, वो औद्योगिक अर्थिंग के बारे में बताती है। किसके बारे में? औद्योगिक अर्थिंग के बारे में। सारे अर्थिंग का कंसेप्ट आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, है ना? बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। और जो 99 है दोस्तों, ये ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है ना, ओवरहेड लाइन में जो अर्थिंग तार होती है ना दोस्तों, वो अर्थिंग किस एक्ट के तहत किया जाता है? वो एक्ट 99। और देखिएगा, जो एक होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दोस्तों 67, ये जो 67 है दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के अर्थिंग के बारे में बताया गया है। इसमें सभी प्रकार के अर्थिंग, जितने भी अर्थिंग है ना, सभी अर्थिंग के बारे में इस एक्ट में कही गई है। देखिएगा, IE एक्ट 33 और IE एक्ट 61 और IE एक्ट 99
आईई एक्ट 67 है ना, अलग अलग एक्ट है और अलग अलग एक्ट में दोस्तों अलग अलग अर्थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों, सेंचुरी हम कंप्लीट कर चुके। टेस्टिंग करते समय अनुरक्षण से पहले किसी कंडक्टर के हिस्सों को भू संपर्कन के लिए किसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है? वो दोस्तों अर्थिंग स्विच के साथ कनेक्ट करना आवश्यक हो जाता है ना। सर्किट ब्रेकर दोस्तों कैसे ऑपरेट होती है? अगर भाई साहब रिले ना हो ना दोस्तों तो ये सर्किट ब्रेकर कुछ नहीं कर सकता। रिले क्या करता है दोस्तों? इसको ना कमांड भेजता है, जैसे ही कमांड भेजेगा वैसे ये सर्किट को तोड़ेगी और जोड़ेगी। आइसोलेटर जो है ना दोस्तों, ये हम इसको दोस्तों ऑन लोड पर कभी भी नहीं ऑपरेट किया जाता, इसको ऑन लोड पर ऑपरेट कभी भी नहीं किया जाता है, हमेशा नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना। और नाइफ स्विच का प्रयोग कहां पर करते हैं? ये आपके लिए एक नई चीज है दोस्तों, सीखने को मिलेगा। नाइफ स्विच एक ऐसा स्विच है दोस्तों जिसके ऊपर ना कोई भी कवर नहीं लगा होता है और बड़ा खतरनाक स्विच होता है। ये दोस्तों 1 किलो एम्पियर तक के करंट को दोस्तों ये क्या कर सकती है? ऑपरेट कर सकती है। ऑपरेट का मतलब दोस्तों किससे होता है? कंट्रोलिंग से, है ना। किससे है? कंट्रोलिंग से, यानी कि 1 किलो एम्पियर करंट को दोस्तों ये कंट्रोल कर सकती है, ऑन ऑफ कर सकती है। और इसके ऊपर कोई भी दोस्तों कवर वगैरह नहीं लगी होती है। जो इसका इस्तेमाल है ना, उसको सुनिएगा कहां पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। कहां पर? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, या फिर दोस्तों सब स्टेशन में। कहां पर? सब स्टेशन लाइन में। सब स्टेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, सॉरी लाइन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। बाकी दोस्तों बाकी सब हर हर महादेव है, बस पहुंचने ही वाले हैं 105वें नंबर क्वेश्चन तक। किसी डीसी मोटर के कुशल ऑपरेशन के लिए आर्मेचर सर्किट में लगाया गया अतिरिक्त प्रतिरोध को संचालित करना चाहिए। कैसे संचालित करना चाहिए? स्टेप्स में कम करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, यही सही आंसर है, स्टेप्स में कम करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं दोस्तों, रेगुलेटर। चाहे सीलिंग फैन का रेगुलेटर हो, चाहे मिक्सी ग्राइंडर का रेगुलेटर हो, चाहे सिलाई मशीन का रेगुलेटर हो, चाहे जहां भी रेगुलेटर लगाया जाता है दोस्तों, है ना, जहां भी रेगुलेटर लगाया जाता है वहां दोस्तों रेजिस्टेंस को ही हम कम करते हैं। और रेजिस्टेंस को आप देखते होंगे कि नंबरिंग दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसको रोटेट कराते हैं और रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है और फिर दोस्तों उसमें जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती जाती है ना। तो डीसी मोटर में देखिए बेसिकली क्या होता है कि देखिए मान लीजिए एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उस स्टार डेल्टा स्टार्टर को अगर आपने अपने हाथों से ऑपरेट किया होगा ना तो आपको बहुत अच्छी से मेरी बात समझ में आएगी। जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टार्टर का जो हैंडल होता है उसको नीचे गिराते हैं एक स्टेप, ताकि वो स्टार कॉन्टेक्टर में कुछ टाइम तक होल्ड होके चल सके। अब जब मोटर अपनी 75% स्पीड पा लेती है तब उसी हैंडल को पकड़ के एक स्टेप और नीचे डाउन करते हैं ताकि डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो सके, फिर मोटर फुल स्पीड पर चल सके, है ना। तो वो स्पीड हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में क्यों हैंडल को ला रहे हैं? इसीलिए ला रहे हैं प्रतिरोध को दोस्तों हम कम कर रहे हैं। जितना कम करेंगे दोस्तों उतना ही क्या होगा, वो अच्छे से उसको वोल्टेज मिल पाएगा और वो आसानी से चल पाएगी, है ना। मुझे उम्मीद है मेरी हर एक लफ्ज आपको समझ में आया होगा। उस स्थान पर किस प्रकार के जल तापक का प्रयोग करना चाहिए जहां पर केवल दोस्तों एक तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र पर पानी गर्म करने की आवश्यकता है। दोस्तों प्रेशर हीटर की बात कर रहे हैं, किसकी? ये कुल मिलाकर के प्रेशर हीटर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ट्यूबुलर हीटर का प्रयोग कहां पर करते हैं दोस्तों? अगर मैं आपको ये कह दूं ना पोल्ट्री फॉर्म, कहां पर? पोल्ट्री फॉर्म, तो बिल्कुल ये बात दोस्तों सही बात होगी, है ना। पोल्ट्री फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पोल्ट्री फॉर्म हो गया, देखिए पोल्ट्री फॉर्म में बहुत कुछ आ जाता है, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, गाय बकरी जो भी पालते हैं वो सब पोल्ट्री फॉर्म का ही हिस्सा है। और बेकरी उपकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। नोट करिएगा दोस्तों, कहां पर? बेकरी उपकरण के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ऑप्शन में पोल्ट्री फॉर्म नहीं है तब तो आप फंस जाएंगे ना। कार्टिज हीटर का यूज कहां पर करते हैं दोस्तों? कारों में। कहां पर? कारों में। देखिए जब गर्मी रहता है ना तो गर्मी से बचने के लिए गाड़ी के अंदर आप कार के अंदर आप एसी चालू कर लेते हैं, लेकिन ठंडी में एसी थोड़ी चालू करेंगे, हीटर चाहिए ना, तो कार्टिज हीटर होता है। इमर्सन रॉड से दोस्तों हम प्रयोग करते हैं, आजकल बड़ा घरों में काम आता है पानी गर्म करने के लिए, है ना। किसके लिए?
पानी गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, प्रेशर हीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विद्युत संकर्षण कार्य के लिए डीसी मोटर की नियोजित किया जाता है। डीसी मोटर को क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है इसमें जो टॉर्क है ना, बहुत अधिक टॉर्क प्राप्त होती है, इसीलिए इसको करते हैं। लेकिन देखना दोस्तों, जो पहले का इंजन था ना, उसमें बेशक डीसी मोटर यूज करते थे और उसकी जो पावर रेटिंग थी दोस्तों, वो 2200 एचपी पावर रेटिंग का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें एक खराबी है यार, खराबी ये है ब्रो कि जो डीसी मोटर 2200 एचपी का है ना, इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका जो साइज है ना, बहुत बड़ा साइज है और दोस्तों इसका जो वजन है ना, वो भी बहुत अधिक वजन है। अभी देखिए बढ़ती दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, वो दोस्तों अब नए नए डिजाइन से इंजन तैयार कर रही है। तो नए डिजाइन में इंजन, जब भी नए तरीके से इंजन बनाया जा रहा है ना, उस इंजन को और अधिक पावरफुल बनाया जा रहा है। तो अधिक पावरफुल इंजन तब बनेगी ना, जब उसमें अधिक पावरफुल वाला मोटर आप लगाएंगे। और डीसी मोटर की अगर आप एचपी रेटिंग 2200 एचपी से और अगर अधिक बढ़ाते हैं ना, तो इसका साइज तो पहले से ही इतना बड़ा है, और बड़ा साइज हो जाएगा और अधिक वजन हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल वर्तमान समय में, ध्यान से सुनिएगा, करंट टाइम में दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। करंट टाइम में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका 3 फेज ट्रैक्शन मोटर का। किसका? 3 फेज ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल वर्तमान समय में किया जा रहा है। इसमें क्या क्या खासियत है दोस्तों? इसका जो लाइफ टाइम है ना, वो लाइफ टाइम डीसी मोटर से दोस्तों क्या है? अधिक है। इसका लाइफ टाइम डीसी मोटर से अधिक है, दक्षता भी अधिक है और स्टार्टिंग टॉर्क भी दोस्तों क्या है? अधिक है। ये सारी खास बात है। और एक और खास बात है इसमें कि दोस्तों इसमें हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग करके इसमें मोटर को हम रोक सकते हैं। किसमें दोस्तों? रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इस मोटर में दिया गया है ना। इस मोटर में क्या किया गया है? दिया गया है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा 3 फेज ट्रैक्शन मोटर को आसानी से रोका जा सकता है। इसीलिए दोस्तों क्या है? इसीलिए इस मोटर को वरीयता दिया गया है आज के टाइम पर। लेकिन आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, है ना। मंजिल के करीब दोस्तों, मंजिल के करीब नहीं, मंजिल के पास पहुंच चुके हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है। सिंगल कला डीसी करंट चालन में असंतत आर्मेचर करंट द्वारा कैसा परिणाम प्राप्त होता है? वीक स्पीड रेगुलेशन। इसका आंसर होगा वीक स्पीड रेगुलेशन। यानी कि जो आपका स्पीड रेगुलेशन है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटा फुल लोड स्पीड गुणे 100, है ना। किसी किताबों में दोस्तों नो लोड और फुल लोड में थोड़ा झोल है। आपको यहां पर ध्यान रखना है हमेशा दोस्तों कि फुल लोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल लोड। आप बताइएगा ना, अगर मोटर नो लोड पर चल रही है और नो लोड पर आप स्पीड रेगुलेशन निकालेंगे, कंपेयर करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है ना। अगर ये पेन है, इसका कंपेयर किसी के साथ करेंगे? अगर दूसरा पेन है ही नहीं तो, है ना। अगर 2 पेन और रहेगा तो आप कहेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये हल्की है, दिखने में आकर्षक है। इस प्रकार से आप कंपेयर कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर यहां पर नो लोड रहता तो आप कंपेयर किसके साथ करते? किस लोड के साथ, स्पीड के साथ कंपेयर करते, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहां पर दोस्तों आपको अगर मैं ये कह दूं कि डीसी जो मोटर होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो डीसी मशीन है दोस्तों, इस मशीन की स्पीड रेगुलेशन कितनी होती है ना। तो कितना परसेंट होता है? वो होता है दोस्तों आपका 10 से 15%। कितना दोस्तों? 10 से 15% स्पीड रेगुलेशन। वहीं पर दोस्तों अगर हम डीसी का जो कम्यूटेटिव मोटर है ना, कौन सा कम्यूटेटिव मोटर है, इस मोटर में दोस्तों स्पीड रेगुलेशन कितना परसेंट होता है? तो 25%। और दोस्तों जो डिफरेंशियल मोटर होती है, कौन सी? जो डिफरेंशियल मोटर होती है, इस मोटर में जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो 5% होता है ना। तो देखिएगा, स्पीड रेगुलेशन तो हम चाहते हैं दोस्तों जितना कम से कम होना, उतना कम से कम होना चाहिए, है ना। स्पीड रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मोटर हमारी अच्छी स्पीड के साथ चले, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों,
ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को और इसका पीडीएफ भी साथ ही साथ लेते चलिए और रिवीजन करते चलिए, है ना। अब कमेंट करके बताइए दोस्तों ये क्लास कैसा लगा, दिल से दिल को टच करने वाली जो क्लास थी ये क्लास कैसी लगी। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरे ईमानदारी के साथ जो आपने पूरे इस क्लास को शिद्दत से देखा, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए था। चलिए दोस्तों इंतजार करिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके इंतजार को दोस्तों हम एतबार में बदलने के लिए जरूर आएंगे। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।